चलो, तो कल घर्षण पढ़ाए थे ना। कितने टाइप के घर्षण होते हैं? 3। पहला क्या होता है? दूसरा, उसके बाद गतिक घर्षण। तो हम जो है सीमांत घर्षण जो है बता दिए थे ना, और ये जो है आपका इसके करेक्ट नियम बताए थे। तो कितने लिखवा दिए थे आपको? 2 लिखवा दिए थे। तीसरा लिखवाना है ना, तो लिखना तीसरा। सीमांत घर्षण बल Fs, सीमांत घर्षण बल Fs अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के, सीमांत घर्षण बल Fs अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये हम लिखवाए थे। और Fs इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट लगेगा तो क्या हो जाएगा? म्यू एस इंटू आर हो जाएगा। और म्यू एस को क्या कहते हैं? घर्षण गुणांक कहते हैं। ठीक, लिख लो इसको भी। अब देखो, जैसे हम बताए थे कि जो एक स्थैतिक घर्षण है, स्थैतिक घर्षण Fs जो होता है उसका मान कम होता है ना, किससे? आपके सीमांत घर्षण से। तो जब ये यहाँ पे जो Fs है, जब ये सीमांत रहेगा तभी आप Fs इक्वल टू म्यू एस इंटू आर रख सकते हो। यही बात है ना। और अगर ये जो है अगर स्थैतिक घर्षण है तब यहाँ पे ये वैलिड नहीं होगा। तब क्या बताए थे हम? Fs इज लेस देन म्यू एस इंटू आर, यही बताए थे ना। हाँ, तो लिख लेना, नोट पॉइंट लिखना। Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर तभी लागू होता है, तभी लागू होता है जब Fs का मान अधिकतम हो, जब Fs का मान अधिकतम हो। ठीक, तो स्थैतिक घर्षण और सीमांत घर्षण कंप्लीट हो गया है। अब हेडिंग डालना गतिक घर्षण। गतिक घर्षण या गतिक घर्षण बल। तो अभी दोनों स्थिति में क्या थी? वस्तु रुकी हुई थी ना। जो आपका स्थैतिक घर्षण था वहाँ पे तो एकदम रेस्ट में थी वो। और जब आपका सीमांत घर्षण लगा तो चलने ही वाली थी। अब जो है गतिक घर्षण क्या होता है कि चलती हुई वस्तु के, ठीक है ना, चलती हुई वस्तु के सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को क्या कहेंगे? गतिक घर्षण बल कहेंगे। क्या कहेंगे? गतिक घर्षण बल कहेंगे। यानी कि चलती हुई वस्तु के सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं हम? गतिक घर्षण बल कहते हैं। समझ में आ गई बात ना। और अगर रुकी हुई है वस्तु तब उस पर कोई घर्षण बल लग रहा है तो वो क्या कहलाता है? स्थैतिक। और चलने ही वाला हो तब कौन सा घर्षण होता है? सीमांत होता है। समझ में आ गई बात ना। ठीक है, तो लिख लेना इसको, गतिक घर्षण का लिखना। जब एक बार गति प्रारंभ हो जाती है, जब एक बार गति प्रारंभ हो जाती है तो तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक, जो कि सीमांत घर्षण से, सीमांत घर्षण बल से, जो कि सीमांत घर्षण बल से क्या होता है? कम होता है कि अधिक होता है? कम होता है। जो कि सीमांत घर्षण बल से कम होता है।
ये आप प्रैक्टिकली महसूस कर सकते हो कि जो आपका गतिक घर्षण है उसका मान कम होता है सीमांत घर्षण से। जैसे हम चलाने कोई वस्तु को धक्का देते हैं तो जब तक वो चलती नहीं है तब तक उस पर अलग ही बल लगता है, यानी कि अधिक वो भारी लगती है। लेकिन एक बार चल दी तो हमें लगता है कि वो भार आसानी से जा रही है। इसका मतलब क्या है कि गति के समय जो घर्षण बल लग रहा है वो कम लग रहा है अपेक्षा सीमांत के। समझ में आ गई बात ना। तो देखो इसका भी हम एक चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पे कोई गुटका या वस्तु रखी हुई है, पृथ्वी है मान लो, और इस पर जो है यहाँ नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, W बराबर mg होगा, और ऊपर की ओर क्या रहेगा, r रहेगा, r प्रतिक्रिया रहेगा, और इधर क्या रहेगा आपका Fs रहेगा। अब यहाँ पे Fs ना रख करके हम Fk रखेंगे, के फार काइनेटिक, के फार काइनेटिक यानी चलता हुआ घर्षण बल। चलते समय जो घर्षण बल उसको क्या किससे प्रदर्शित करेंगे, Fk से। किसे, Fk से। और इधर हम कौन सा बल लगा रहे हैं, F बल लगा ही रहे हैं। समझ में आ गई बात ना। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, Fk से। अब जो है ये दो आपके क्या है, बल है, एक प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ, एक है जो है Fk जो है इधर की तरफ है। तो एक जो इसका परिणामी आएगा, ठीक है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से, और इसके बीच का कोण क्या होता है, ये थीटा होता है। ठीक, अब इसके बाद इसके बना लो इसको। अब इसको ऐसे ये भी हो जाएगा आपका, ये भी आपका क्या हो जाएगा, Fk प्रोपोर्शनल होता है R के। तो Fk बराबर हो जाएगा यहाँ पे म्यू के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यू के हो जाएगा, म्यू के इंटू R हो जाएगा। हो गया। लिखना अर्थात, इसके नीचे ये सब लिख लियो सब। अर्थात किसी वस्तु की गति के दौरान, किसी वस्तु की गति के दौरान तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। गतिक घर्षण बल कहते हैं, जिसे Fk से प्रदर्शित करते हैं, जिसे Fk से प्रदर्शित करते हैं। अब बताओ म्यू के का क्या नाम होगा, या म्यू एस का क्या नाम होता था, स्थिर घर्षण गुणांक हुआ करता था उसका नाम, और इसका नाम क्या हो जाएगा, गतिक घर्षण गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गतिक घर्षण गुणांक। ठीक है, तो इतना लिख लिया आप लोग, Fk से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब लिखना इस प्रकार जब गुटका गतिमान होता है, जब गुटका गतिमान होता है तो गतिक घर्षण बल Fk इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू R, जहाँ म्यू के क्या है, गतिक घर्षण गुणांक है। लिख लेना म्यू के बराबर गतिक घर्षण गुणांक। हो गया। अब लिखना, अब देखो हम बता दिए थे कि कौन अधिक होता है कौन कम होता है। काइनेटिक वाला क्या होता है, कम होता है कि अधिक, कम होता है। तो लिखना, नोट लिखना, इसको सिर्फ बताएं, अभी लिखवाए कहाँ। गतिक घर्षण बल Fk का मान, गतिक घर्षण बल
एफ के का मान सीमांत घर्षण बल एफ एस से, सीमांत घर्षण बल एफ एस से क्या होता है? मतलब ज्यादा होता है। अच्छा, ज्यादा होता है एफ एस से क्या होता है? से कम होता है। लिख डालो, एफ एस से कम होता है। अब देखो यहाँ पे एक रिलेशन आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ के इज लेस देन क्या होगा? एफ एस, यही होगा ना। अब देखो यहाँ पे हम बताए हैं कि जो एफ एस बराबर होता है म्यू एस इंटू आर होता है, और एफ के बराबर क्या होगा? म्यू के इंटू आर होगा। अब दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एफ एस अपान एफ के इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर अपान म्यू के इंटू आर। तो ये आर से कट सकता है, ये कट गया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे एफ एस अपान एफ के इज इक्वल टू क्या आ गया? म्यू एस अपान म्यू के हो गया। अब बताओ, जैसे देखो ये भिन्न होती है ना, तो अगर ये इसके सामने अगर ये बड़ा है तो ये भी इसके सामने वाली भिन्न नंबर बड़ा होगा, और ये बड़ा है तो इसके सामने वाला ये बड़ा होगा। अगर ये छोटा है तो ये छोटा होगा, ये बड़ा तो ये बड़ा होगा। समझ में आ रही बात ना? एक कंपैरिजन करते हैं हम। तो देखो अगर यहाँ पे एफ एस का मान क्या है, यहाँ पे अधिक है कि नहीं है? एफ के से अधिक है, तो आपका क्या हो जाएगा? म्यू एस भी अधिक हो जाएगा, किससे? म्यू के से। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे म्यू एस क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? म्यू के हो जाएगा। या हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू के इज लेस देन म्यू एस हो जाएगा। आप चाहे जो मन करे वो याद कर लो। के साथ क्रिया होती है, क्यों एथिल अल्कोहल से क्रिया नहीं हो सकती? तो एथिल बेंजोएट बनता है, तो एथिल बेंजोएट बनता है। हो गया? यह अभिक्रिया चलो हो गया, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका ये कन्फर्म हो गया कि एफ एस इज ग्रेटर देन एफ के और म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। इससे रिलेशन से पता चल गया ना? ठीक है, ये प्रैक्टिकली एफ एस और एफ के तो हम प्रैक्टिकली अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये प्रैक्टिकली अनुभव कर रहे हैं तो इसके सूत्र के माध्यम से हम ये भी बता दिए कि म्यू के लेस देन म्यू एस होता है। समझ में आ गई बात ना? अब हेडिंग डालना घर्षण कोण, फ्रिक्शन एंगल। घर्षण कोण, ठीक, बहुत आसान है। देखो फिर एक जो है आप पार्ले जी यहाँ पे रख दो एक, ठीक, और यहाँ पे क्या लगाओगे? पार्ले जी को खींचोगे इधर से, और इधर पार्ले जी नहीं जाना चाहेगा, कितना बल लगाएगा? एफ एस लगाएगा ना, और यहाँ पे इसका भार क्या होगा? W बराबर mg होगा, और इधर क्या हो जाएगा? ये प्रतिक्रिया बल R लगाएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आता है? P आता है, और इसके एंगल को यहाँ पे क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। इतना तो करना जान गए हो आप लोग। अब देखो यहाँ पे हम इसको अगर देखो, हम वेक्टर जब पढ़ा रहे थे तो उसी डायरेक्शन में उसी परिमाण में हम किसी वेक्टर को उठा करके कहीं पर रख सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? जैसे जो एफ एस है इसको उठा करके हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, बस दिशा और परिमाण नहीं बदलना चाहिए। ठीक है ना? ये आपको बताए थे हम वेक्टर में। तो अगर हम इसको यहाँ पे रखा हुआ मान लें तो देखो
अब ये क्या हो जाएगा, एफ एस जो है यहाँ पर भी यही एफ एस हो सकता है ये, यस सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ पे देखो ये तो थोड़ा सा छोटा बनाना चाहिए। हाँ, परिमाण देखो लगभग बराबर है ना, और दिशा वही दिशा में हम रखे हैं। तो आप किसी वेक्टर को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह यदि रख रहे हो तो उसका परिमाण नहीं बदलना चाहिए और उसकी दिशा नहीं बदलनी चाहिए। तो हम ऐसा ही किए, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एफ एस आ गया ना। अब देखो, अब यहाँ पे आप लगाओ tan थीटा, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है यहाँ पे, लंब क्या है, थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, यानी एफ एस। और आधार क्या है, आर है, एफ एस बाई क्या हो गया, आर हो गया। तो यहाँ पे अगर हम एफ एस बराबर निकालना चाहें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, एफ एस इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा, आर tan थीटा हो जाएगा ना, आर tan थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये स्थिर घर्षण गुणांक के थीटा यस हम मान ले रहे हैं, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा यस। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास एक तो ये समीकरण आ गया, और एक समीकरण हम क्या बात जानते हैं, एफ एस इक्वल टू क्या जानते हैं, म्यू एस इंटू आर। एफ एस इक्वल टू क्या जानते हैं, म्यू एस इंटू आर। तो एफ एस इक्वल टू हो जाएगा म्यू एस इंटू आर हो जाएगा। अब देखो ये समीकरण 1 और 2 के लेफ्ट साइड बराबर है कि नहीं है, लेफ्ट साइड देखो, एफ एस ये भी है ना, तो इसको हम बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कि आर tan थीटा एस इज इक्वल टू म्यू एस tan म्यू एस इंटू आर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे tan थीटा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस और आर अपान, ये आर नीचे आ जाएगा ना यहाँ पे, म्यू एस आर अपान आर, और ये आर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, म्यू एस इज इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा एस आ गया, ठीक है ना। ये हो गया इति सिद्धम। समझ में आया कि नहीं आया, तो अभी लिखो मत, अभी आप पहले ये चित्र बनाओ और अभी हम लिखवा रहे हैं, तब इसके बाद ये लिखना शुरू करना, ठीक है। पहले खाली चित्र बना के हमें बता दो, बन गया। जब सोडियम बेंजोएट सोडा लाइम की क्रिया करता है, जब सोडियम बेंजोएट हो गया, लाइम की क्रिया करता है, सोडा लाइम का सोडियम की OH प्लस तो आपका मीथेन गैस निकलेगी, क्या था? बोले, चलो लिखना। सीमांत घर्षण की अवस्था में, ये सब किस अवस्था में हो रही है, सीमांत की अवस्था में हो रही है, ठीक। सीमांत घर्षण की अवस्था में अभिलंब प्रतिक्रिया आर का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया आर का परिणामी पी अभिलंब प्रतिक्रिया आर के साथ थीटा एस कोण बनाता है। देख लो इधर, आर के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा एस कोण बनाता है, लिख दो इतना, थीटा एस कोण बनाता है, उसे घर्षण कोण कहते हैं, उसे घर्षण कोण कहते हैं, जिसे थीटा एस से प्रदर्शित करते हैं, जिससे थीटा एस से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, अगर हम बोलें कि घर्षण कोण क्या होता है, यानी घर्षण कोण कहाँ से कहाँ का होता है, तो आप बताओगे अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर तथा उसके परिणामी पी के बीच का एंगल क्या कहलाता है, घर्षण कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, घर्षण कोण कहलाता है। किसके बीच में, अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर और उसके परिणामी पी के बीच का कोण थीटा एस क्या कहलाता है, घर्षण कोण कहलाता है। याद हो जाएगा। एक बार और सुनो कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर
और उसका रिजल्टेंट P के बीच का एंगल थीटा S क्या कहलाएगा? घर्षण कोण कहलाएगा। परिभाषा कोई पूछेगा बता लोगे ना? हाँ, तो अब लिख डालो अब पूरा। अब जब आप कैल्शियम बिंदु 1 को कुछ आंकड़ों द्वारा जब कैल्शियम बिंदु 1 का कुछ आंकड़ों करते हैं वो हो गया? नहीं सर, ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि बहुत। चलो थोड़ा तेज काम किया करो ना, क्योंकि समय बहुत कम होता है। लिखना, अतः स्थैतिक घर्षण गुणांक μS घर्षण कोण थीटा S की स्पर्शज्या होती है। स्पर्शज्या मतलब क्या होता है? टैन, ठीक है ना? थीटा S की स्पर्शज्या होती है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि थीटा S का टैन होती है, टैन थीटा होती है, ठीक है? या आपको स्पर्शज्या होती है, टैन थीटा को स्पर्शज्या भी कहते हैं हिंदी में। तो समझ में आ गई बात? तो μS आपका जो है एक तो आ गया, μS इक्वल टू क्या आ गया? टैन थीटा S आ गया। यानी कि अगर आपको थीटा S का वैल्यू दिया है कहीं पे, यानी घर्षण कोण का मान दिया है, तो आप जो है क्या निकाल सकते हो? μS का मान निकाल सकते हो। और μS क्या है? कौन सा घर्षण गुणांक? सीमांत घर्षण गुणांक। कौन सा घर्षण गुणांक है? सीमांत घर्षण गुणांक है। और ये थीटा S क्या होता है? कहाँ से कहाँ के बीच का एंगल है? अभिलंब और उसके रिजल्टेंट P के बीच का एंगल थीटा S क्या कहलाता है? घर्षण कोण कहलाता है। परिभाषा याद रहेगी? चलो अब हेडिंग डालना, आनत तल पर घर्षण बल या घर्षण। आनत तल सुने हो कि नहीं सुने होगे ना? झुका हुआ तल, ठीक? जैसे ये है अपनी पृथ्वी, यहाँ पे है और कुछ ऐसा एक तल है यहाँ पे, ठीक है? जैसे सीढ़ी रहती है ऐसा समझ लो, और यहाँ पे कोई गुटका रखा हुआ है। यानी कि पृथ्वी तल से किसी भी एंगल पर झुका हुआ तल क्या कहलाएगा? आनत तल। क्या कहलाएगा? आनत तल। पृथ्वी तल से किसी अन्य एंगल पर झुका हुआ तल क्या कहलाएगा? आनत तल कहलाएगा। कह सकते हैं ना ऐसा? अब देखो यहाँ पे इस आनत तल पर कोई गुटका रखा हुआ है, तो हम जानते हैं कि सदैव जो W बराबर होता है mg, वो सदैव नीचे की तरफ कार्य करता है। चाहे आपका सतह जो है चाहे तिरछा हो चाहे कुछ भी हो, वो सीधा केंद्र की तरफ लेके जाएगा खींच के। तो अगर केंद्र की तरफ पृथ्वी ले जाएगी तो W बराबर mg इसका नीचे हो जाएगा ना? W बराबर mg हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे जो है अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो होगी वो आपकी यहाँ पे इसके अपोजिट नहीं होगी। समझ में आ रही बात? जो W बराबर mg, अभी तक हम क्या कह रहे थे कि यहाँ पे ये वस्तु रखी हुई थी और यहाँ पे क्या था? W बराबर mg था, और इसके जस्ट ऊपर क्या लगा दिए थे? प्रतिक्रिया बल R लगा दिए थे। तो प्रतिक्रिया बल किसके? यहाँ पे तल के लंबवत होनी चाहिए। प्रतिक्रिया बल किसके लंबवत होनी चाहिए? तल के लंबवत होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो तल तो वैसे ही है और इसके दोनों अपोजिट है। ऐसा ये अपोजिट, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह यही रहेगा। यानी कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो होता है वो तल के लंबवत होता है, जबकि W बराबर mg क्या होता है? वो सीधा पृथ्वी के
केंद्र की ओर होता है। समझ में आ गई बात? तो W बराबर mg किधर होता है? पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है। और जो R होता है उसका प्रतिक्रिया बल होगा वो क्या होगा? तल के लंबवत होगा। तल के क्या होगा? लंबवत होगा। समझ में आ गई बात? अगर ऐसा नहीं होता तो समझ लो, अगर मान लो यहाँ पे तल के लंबवत नहीं होता, ऐसे रहता, तो आप तो ऐसे झुके हुए हैं, तो आप ये तो बैलेंस करने वाला होता है ना। आर क्या करता है? बैलेंस करता है। अगर आप ऐसे खड़ा हो एकदम से और प्रतिक्रिया बल ऐसे जा रहे हैं तो आपको गिर जाओगे आप। समझ में आ रही बात ना? प्रतिक्रिया बल ही क्या करती है? आपको बैलेंस करके रोक के रखती है। जैसे आप अगर कोई पत्थर ऐसा चला रहे हो, या जैसे वो झूला जो है, अब तो मेला ही गया है तो झूले में बैठोगे, तो झूला जो बैठ गए मान लो, तो ऐसे ऊपर से नीचे जाता है। तो या कुआं वाला तो आप देखे नहीं होगे, जो कुएं में गाड़ी चलाते हैं, देखे हो? उसमें भी जैसे वो क्या होता है, वो ऐसे चक्कर लगाता है और उसकी प्रतिक्रिया बल क्या करती है? उसको संभाल, उसी के लंबवत उसको संभाल के रखती है। यानी जैसे जैसे वो चलता है उसकी प्रतिक्रिया बल ऐसे ऐसे चलती रहती है। समझ में आ गई बात ना? तो प्रतिक्रिया बल जो होती है वो क्या होती है? तल के लंबवत होती है, तभी बैलेंस बन पाएगा, अन्यथा क्या हो जाएगी? वो वस्तु गिर जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको लंबवत ना रख करके किसके लंबवत रखेंगे? इस तल के लंबवत। तल के लंबवत क्या हो जाएगा? यहाँ पे लगभग इस तरीके से हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? आर हो जाएगा। ठीक है। अब इस आर के अपोजिट अगर हम लेके आए तो एक बल इधर हो जाए, हो सकता है यहाँ पे मान सकते हैं कुछ। अब देखो, और इसके अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक बल लगा रहे हैं। अब बल लगाएंगे तभी तो घर्षण बल उत्पन्न होगा। यहाँ पे हमें घर्षण बल निकालना है ना, तो यहाँ पे हम एक बल लगा रहे हैं एफ, एक बल एफ लगा रहे हैं, और ये तो इधर की तरफ लग रहा है, तो जो घर्षण बल लगेगा एफ एस वो पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, इसके अपोजिट लगेगा यहाँ पे, यानी कि ये क्या होगा आपका? एफ एस होगा। ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे एफ एस लग रहा है और यहाँ पे डब्ल्यू बराबर एम जी है। और अब अब देखो जो एम जी है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये एंगल अगर हम थीटा मान लें, ये क्या मान ले रहे हैं? थीटा मान लें, तो इस W बराबर एम जी का ये घटक होगा कि नहीं? देखो वियोजन हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे दो लंबवत वेक्टर यहाँ पे लगे रहे हैं, दो लंबवत बल लग रहे हैं यहाँ पे, और उसके बीच में एक क्या है? W बराबर एम जी है। ऐसा मान सकते वियोजन कब करते हैं हम? वियोजन एक कोई वेक्टर होता है उसके दो लंबवत वेक्टर बना लेते हैं, तो उसका वो क्या कहलाता है? वियोजित भाग कहलाता है ना। यही होता है ना। तो यहाँ पे देखो W बराबर एम जी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका थीटा से सटी हुई भुजा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका? ये यहाँ पे हो जाएगा W क्या हो जाएगा? साइन थीटा के cos थीटा, W cos थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? W साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो यहाँ पे W साइन थीटा क्या कर रहा है? एफ एस के बराबर है कि नहीं है? देखो ध्यान से देखो, जो एफ एस है, एफ एस भी इसी दिशा में लग रहा है, और W बराबर एम जी भी क्या लग रहा है? इसी दिशा में लग रहा है। W साइन थीटा, ठीक है, W साइन थीटा भी इसी दिशा में लग रहा है, और एफ एस भी इसी दिशा में लग रहा है। यानी कि एफ एस क्या है? W साइन थीटा है। एफ एस क्या है? W साइन थीटा है। समझ में आ गई बात ना? और प्रतिक्रिया बल R क्या है? क्या है? W cos थीटा है। और W बराबर क्या होता है? mg होता है। तो आप mg cos थीटा भी कह सकते हो, चाहे W cos थीटा कहो, और इसको क्या कह सकते हो? mg साइन थीटा कहो, चाहे W साइन थीटा कहो। और ये किसके बराबर है? ये एफ एस के बराबर है। समझ में आ गई बात ना? तो लिख लो इसको पहले, आप पहले एक लाइन लिख लो। एक गुटका आनत तल पर, एक गुटका आनत तल पर क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है। क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है। अब लिख बना डालो।
हो गया। हो गया। चलो अब लिखना, गुटके का भार W बराबर mg, गुटके का भार W बराबर mg, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया R, अभिलंब प्रतिक्रिया R, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करती है, इसको नहीं लेना, इसको कार्य करती है। भार W बराबर, भार W बराबर mg, mg को दो घटकों में वियोजित करने पर, दो घटकों में वियोजित करने पर, इसीलिए हम कह रहे थे कि वेक्टर सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, हर जगह वेक्टर आएगा आपकी। ये बात समझ में आ रही है ना, जो वियोजन है यहाँ पे, कोई भी वेक्टर अगर एक सिंगल वेक्टर है, इसके लंबवत, जैसे एक और खींच दो, इसके लंबवत एक और खींच दो, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, इसका वियोजित भाग कहलाते हैं ना। यही वाला हम बताए थे आपको। तो यहाँ पे देखो हम वियोजन कर दिए हैं, तो 36 घटक क्या होगा यहाँ पे, तो लिखना है यहाँ पे पहला नंबर लिखना, तल के समांतर घटक, पहला नंबर तल के समांतर घटक क्या होगा बताओ, W साइन थीटा, या इसको लिख दो, अब W बराबर mg होता है ना, तो यहाँ पे लिख लो mg साइन थीटा। और तल के लंबवत क्या हो रहा है, ये W cos थीटा या mg cos थीटा। अब ये W साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एफ को, एफ यानी कि किसके बराबर है यहाँ पे, एफ एस के बराबर है, और W cos थीटा किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। अब इसको लिख लिया आप लोग, लिख लो, हो गया। लिखना, आरोपित स्थैतिक घर्षण बल Fs, आरोपित स्थैतिक घर्षण बल Fs गुटके को फिसलने से रोके हुए है, फिसलने से रोके हुए है। ठीक, अब देखो यहाँ पे निष्कर्ष देखो, जो यहाँ पे W साइन थीटा है, ये क्या है आपका, एफ एस है ना, ठीक है। और ये क्या किया है, गुटके को रोक के रखा है कि नहीं रखा है, ये गुटके को रोक के रखा है कि नहीं रखा है बताओ, हम लिखवा दिए हैं। हाँ, यानी कि ये गुटका, यानी जो गुटका चल नहीं रहा है, एफ एस स्टैटिक घर्षण है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एफ एस जो होगा, ये W साइन थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये बार बार बता रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एफ एस माइनस W साइन थीटा 0 होगा कि नहीं होगा, अगर दोनों बराबर हैं। आप ऐसा समझो, उसको जाने दो। आप ऐसा तो जानते हो ना कि एफ एस जो होगा W साइन थीटा के बराबर होगा ना, क्योंकि दोनों बराबर और एक ही दिशा में है, रुके हुए कंडीशन में, तो हम ऐसा ही लिख रहे हैं। एफ एस बराबर क्या कह सकते हैं, W साइन थीटा कह सकते हैं। और बताओ R बराबर हम क्या कह सकते हैं, R बराबर W cos थीटा कह सकते हैं ना, ठीक है। तो अब ये W हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे mg रख रहे हैं, ठीक, उससे कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे mg रख दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि W बराबर क्या है, mg है। तो R बराबर हम क्या कह सकते हैं, mg
कॉस थीटा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसके बाद जो है इसको लिख लो, उसके बाद बता रहे हैं। हो गया। अब बताओ एफ एस बराबर क्या होता है? म्यू एस इंटू आर। एफ एस बराबर क्या होता है? म्यू एस इंटू आर होता है। एफ एस बराबर होता है म्यू एस इंटू आर। तो बताओ एफ एस बराबर क्या है यहाँ पे? एम जी साइन थीटा है ना, तो रख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे रख सकते हैं समीकरण 1 से क्या होगा यहाँ पे देखो, एम जी साइन थीटा बराबर क्या कह सकते हैं हम? म्यू एस इंटू आर कह सकते हैं ना। तो आर बराबर क्या है यहाँ पे? आर बराबर एम जी कास थीटा है ना। तो यहाँ पे आर का भी मान रख दो समीकरण 2 से आर का मान रखने पर। समीकरण 2 से आर का मान रख दो, तो यहाँ पे देखो आ जाएगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू एस और एम जी कास थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एम जी कास थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे म्यू एस हमें चाहिए, तो हम क्या करें? देखो ये एम जी दोनों तरफ है कि नहीं है? इसको काट सकते हैं ना, तो काट सकते हैं, हम काट दे रहे हैं। अब इसको इधर रख दो, इसको उधर रख दो, तो म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है? ये साइन थीटा सिर्फ बचा ना, साइन थीटा हो गया। और यहाँ पे म्यू एस इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे? साइन थीटा अपान कॉस थीटा। और साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है। तो म्यू एस इज इक्वल टू हो जाएगा टैन थीटा। तो म्यू एस बराबर क्या होता है? टैन थीटा। यानी आनत तल का जो एंगल होता है उसी के बराबर क्या होता है यहाँ पे? म्यू एस होता है। ये वो वाला नहीं है वहाँ पे, वो तो आर और किसके बीच में था? पी के बीच में था ना। लेकिन यहाँ पे जो आनत तल है उसके बीच का ये थीटा है। ठीक है, लिख लो यहाँ तक, और आगे का कल देखते हैं।